गुड आफ्टरनून। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कल देखा था, कल क्या देखा था कि हिमालय के बाद में जो प्लेन बनता है या जो मैदान बनते हैं या जो मैदान है जिनकी हमें पढ़ाई करनी है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि नदियों द्वारा प्रदेश कैसे तैयार होता है, कि किस किस चीजों का निर्माण होता है। जैसे नदियां पर्वत के ऊपर से नीचे आती हैं तो भावर प्रदेश का निर्माण करती है, भावर प्रदेश के बाद तराई प्रदेश का निर्माण करती है जहाँ पे दलदल होती है। तराई प्रदेश के बाद क्या होता है, तराई प्रदेश के बाद खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश का निर्माण करती है। खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश के बाद ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है और इधर से अपनी शाखाएं ले जाती है और जाकर सीधा समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा था हमने देखा था कि यहाँ से बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, रेती जो भी है वो अपने साथ बहुत सारी धूल लेकर आती है। यहाँ से उसे बहुत ज्यादा तेजी मिलती है, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है क्योंकि यहाँ पे उतार होने के कारण, यहाँ पे चढ़ाव नहीं है, उतार होने के कारण यहाँ पे तेजी के कारण उसको बहुत गति प्राप्त होती है और उस वजह से ऊपर के पूरे कंकड़ पत्थर जो भी है वो नीचे लाकर यहाँ पे पूरे रख देती है और यहाँ पे हम लोगों को पानी दिखाई नहीं देता है, मानो पानी गायब सा हो जाता है। उसके बाद बहुत सारा पानी जमने की वजह से वहाँ पे दलदल जमती है, तो ये तराई प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ खादर प्रदेश, यहाँ ये जो है खादर, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारा खाद यहाँ पे जमा हो जाता है। ऊपर से नदियाँ जो है फ्रेश पूरा खाद अपने साथ लेकर आती है, पूरी अच्छी अच्छी चीजें अपने साथ लेकर आती है जो भी है। तो ये जो प्रदेश है, ये पूरा प्रदेश किस लिए फेमस हो सकता है या यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अच्छी तरह से फसल उगाई जा सकती है, अच्छी तरह से खेती की जा सकती है। और इसके साइड का जो भी प्रदेश है उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। देखिए ऊपर से नदियां जब भी नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती है, इसलिए बाढ़ जब भी आएगी तो यहाँ कंटिन्यू बाढ़ आएगी, हर साल आएगी, तो यहाँ पे हर साल नई मिट्टी रहेगी, इसलिए ये जलोढ़ मिट्टी है लेकिन ये नई जलोढ़ मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी रहेगी। और इधर कभी कभार जब पानी यहाँ बहुत बाढ़ ज्यादा आएगी तो ही पानी पूरा इधर जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो कभी कभार वहाँ बाढ़ आएगी, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो हमेशा हर साल नहीं चेंज होगी, इसलिए यहाँ पुरानी मिट्टी है उसे काप भी बोला जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि पंजाब और हरियाणा ऐसे प्रदेश है, ऐसे राज्य है जहाँ पे बहुत खेती की जाती है और वहाँ खेती में खाद का वगैरह बहुत सारा उपयोग किया जाता है, कंटिन्यू वहाँ पे फसल उगाई जाती है, तो उसके ऊपर हमेशा उसके ऊपर एक नमक की परत जमी हुई होती है। उसके बारे में भी हमने कल देखा था, इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने वो भी देखा था कि वहाँ पे क्या किस किस चीज का उपयोग किया जाता है और किस वजह से रेहया कलर जो है, रेहया कलर का क्या मतलब है कि जिस मिट्टी के ऊपर के थर में हमेशा ऊपर के जो लेवल होता है उसमें हमेशा नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। यहाँ तक हमने देखा था। अब इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोग देखेंगे कि ये जो नदियां है, मुख्यत्वे ये जो नदियां है ये कौन कौन सी नदियां हैं और भारत में किन किन नदियों से मैदान बनाए जाते हैं, उनका हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, सिंधु नदी है, एक है गंगा नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए हमेशा हम कहीं भी देखेंगे तो हमें तीन ही नदियों की पढ़ाई देखने को मिलती है मोस्टली पहले, फिर तो बहुत सारी नदियां हैं जिनका हम लोग कैसे यूज करते हैं, जिनका हम लोग इस तरह से यूज करते हैं कि वो जो बाकी की नदियां हैं वो क्या है, उनकी सहायक नदियां हैं। जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं और सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की है, तो कौन सी किसकी, लेकिन मेन तो कौन सी नदियां हैं, एक है सिंधु नदी, एक है गंगा नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी को हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं पूरे भारत में। क्यों गंगा नदी को हम पवित्र मानते हैं, उसका रीजन भी है, जिस क्षेत्र से गंगा नदी का बहाव होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, जिस क्षेत्र से गंगा नदी का बहाव होता है वहां पे उस क्षेत्र में बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो हमारे अंदर की प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमको हमेशा स्ट्रांग बनाए रखते हैं।
अगर आपने कभी गौर किया होगा तो एक बात हम लोगों को गौर करने जैसी है, जब कभी भी श्रद्धालु यानी कि हम लोग जब कभी भी कहीं जाकर हम लोग गंगा का पानी हमारे बोतल में भर कर लाते हैं या किसी भी रूप में हम लोग हमारे घर पे लाते हैं, तो आगे 10-10 साल तक उसमें एक भी आपको कीड़ा नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको उसमें। वो पानी जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? हमने उसमें कुछ मिलाया है? नहीं। हमने वो पानी क्यों लाया है? क्योंकि हमको खुद को किसी किसी चीज में मिलाकर उसको जैसे तीर्थ के हिसाब से ग्रहण करना है, या फिर हम स्नान कर रहे हैं तो उसमें हमें डालना है, या फिर किसी को स्किन का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें वो पानी भी यूज किया जाता है। बोलने का मतलब यह है कि गंगा नदी इतनी ज्यादा पवित्र हमारे लिए हो या किसी के लिए भी हो, हमारे लिए तो है ही है, लेकिन वो पवित्र मानी क्यों जाती है? ऐसे ही अंधभक्तों जैसा हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि गंगा हमारी मैया है। गंगा मैया क्यों है? क्योंकि उसमें पूरे मेडिसिनल प्लांट्स जो है वहां से बहते बहते उनके जो गुण है वो साथ लाती है। ऐसे बोला जाता है कि पानी को भी उसकी याद होती है। जैसे मानव को अपनी यादें होती है, वैसे पानी भी अपने साथ एक याद लेकर आता है। नदियां भी अपने साथ यादें लेकर आती है। जो पानी हम घर में भरते हैं वो भी एक याद लेकर आता है। वो पानी कहाँ से बह रहा है वो वहां की पूरी यादें अपने साथ लेकर आता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, दिस इज रियलिटी एंड दिस इज रिलेटेड टू साइंस। ये एक साइंस का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ साइंस कि जो पानी है, बहता पानी हमेशा अपने साथ यादें लेकर बहता है। इसीलिए पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, पहले पानी बहुत सारा पानी भर के रखते थे, उसको शांत होने देते थे और उसके बाद में उसका यूज किया करते थे, वो पीने के लिए लिया करते थे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी अच्छी यादें ही अपने साथ ले ले। अगर किसी गांव से वो पानी गुजर रहा है, वहां कुछ हादसा हुआ है, या ऐसे मानो कि कोई लोग अच्छे नहीं है, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हर एक चीज पानी अपने साथ लाता है, हर एक चीज। तो उसको कम से कम उसकी यादें मिटाने में थोड़ा वक्त वो लोग देते थे, उसको शांत होने देते थे और उसके बाद उसका यूज किया करते थे। इस तरह से पानी का बहुत महत्व है और हमारे जीवन में नदियों का भी बहुत महत्व है। हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत का जो मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, उसकी जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये मैंने थोड़े बड़े पैमाने पर निकाला है, ये सब उत्तर का ही तो पार्ट है, ये पूरा उत्तर का ही पार्ट है। तो उत्तर का जो पार्ट है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर का जो मैदान है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है सिंधु नदी का मैदान है, एक गंगा नदी का मैदान है और एक ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। ऐसे 3 भागों में हमने बांटा है। ये सिंधु नदी जो है वो इधर से निकलती है, इधर जाती है। गंगा नदी जो है वो मेनली हमें पता है वो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। और मेनली ये जो सब नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर क्या है ये भी हम लोगों ने पहले देखा था। ग्लेशियर का मतलब है ऐसा प्रदेश या ऐसा हिमालय का वो भाग जहाँ पे कई हजारों वर्ष से बर्फ वहां पे जमती चली गई है लेकिन कभी पिघली ही नहीं है। वहां से नदियों का निर्माण होता है, वहां से नदियां निकलती है। तो मेनली गंगा नदी इस साइड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आसाम में ज्यादा बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह से ये जो 3 नदियां हैं ये मैदान तैयार करती हैं। तो उस चीजों का हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है। जो भी ये नदियां हैं जो भी तैयार करती हैं उनका हमें यहाँ पे देखना